तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वापस आ चुका हूँ एक और न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1997 में आई एक जापानीज साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जिसका नाम है क्योर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कियोशी कुरोसावा ने, जो कि अपने टाइम के वन ऑफ द बेस्ट जापानीज फिल्म डायरेक्टर्स में से एक हैं। इस फिल्म को IMDb पर मिली है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और रॉटन टमेटोज पर इसको मिली है 85% की रेटिंग ऑन टमेटोमीटर। तो चलिए चलते हैं फिल्म की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक छोटे से होटल रूम से, जहां एक आदमी एक प्रोस्टिट्यूट से मिलने आया होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद बिना किसी वार्निंग के वो उस लड़की के सर पर लोहे के पाइप को मारने लगता है। इस सीन में किलर का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब होता है। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना पैनिक और ना ही कोई इमोशन। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस एक नॉर्मल काम कर रहा हो। अब हमें डिटेक्टिव तकाबे को दिखाया जाता है। वो उस क्राइम सीन पर पहुंचता है जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था। वो देखता है कि पूरे कमरे में खून के निशान होते हैं और फ्लोर पर भी खून के बड़े बड़े धब्बे दिखते हैं, जो कि अटैक की ब्रुटैलिटी को साफ दिखाते हैं। विक्टिम की बॉडी बेड पर बेजान पड़ी होती है। उसके सर और चेहरे पर कई गहरी चोटों के निशान होते हैं, जो बताते हैं कि उस पर बार बार जोर से वार किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसकी गर्दन पर बना हुआ एक बड़ा एक्स का निशान होता है। तकाबे पूरे रूम को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वो हर छोटी से छोटी डिटेल को नोट करता है, लेकिन क्राइम सीन से ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है जो कि किसी पर्सनल मोटिव या प्लानिंग की तरफ इशारा करे। अब क्राइम सीन को सिक्योर करने के बाद पुलिस होटल के हर कोने की तलाशी लेती है। सर्च के दौरान उन्हें बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा छुपा हुआ चेंबर मिलता है। सबको लगता है कि शायद किलर भाग चुका होगा, लेकिन अंदर जो दिखाई देता है वो और भी ज्यादा शॉकिंग होता है। किलर वहीं चुपचाप बैठा होता है। ना उसके चेहरे पर कोई डर था, ना ही वो नर्वस होता है, और वो भागने की भी कोशिश नहीं करता है। वो बिल्कुल शांत रहता है, जैसे उसे पता ही ना हो कि उसने अभी कुछ देर पहले इतना ब्रूटल मर्डर किया है। पुलिस बिना किसी रेजिस्टेंस के उसे अरेस्ट कर लेती है। क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के बाद हम डिटेक्टिव तकाबे को अपने कलीग सकुमा के साथ देखते हैं, जो कि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है। वो दोनों साथ में सस्पेक्ट की इंटरोगेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हैं। दोनों को शुरू से ही उस आदमी का बिहेवियर काफी अनयूजुअल लगता है। पुलिस इंटरोगेशन रूम में उस क्रिमिनल से बार बार पूछती है कि उसने मर्डर क्यों किया है, लेकिन वो आदमी अपना नाम और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बता देता है, पर जैसे ही उससे मर्डर की वजह पूछी जाती है वो या तो चुप हो जाता है या फिर वो कहता है कि उसे वो मर्डर याद ही नहीं है। उसके चेहरे पर ना ही कोई गिल्ट होती है, ना गुस्सा, और ना ही कोई इमोशन होता है। इसी बीच तकाबे और सकुमा केस डिस्कस करते हुए एक और शॉकिंग बात रिवील करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। पिछले 3 महीनों में ऐसे 3 अलग अलग मर्डर केसेस सामने आ चुके थे। हर केस में किलर एक अलग इंसान होता है। विक्टिम्स का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन एक चीज हर मर्डर में कॉमन थी, वो थी विक्टिम की गर्दन पर बना हुआ वो एक्स का निशान। सबसे अजीब बात ये थी कि हर किलर अरेस्ट होने के बाद ऑलमोस्ट एक जैसा ही बिहेव कर रहे थे। किसी के पास अपने क्राइम का कोई क्लियर मोटिव नहीं था और किसी को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उन सब ने वो मर्डर्स क्यों किए हैं। यहीं से तकाबे को यकीन होने लगता है कि ये कोई रैंडम मर्डर्स नहीं है। उसको लगता है कि ऐसा कोई इनविजिबल कनेक्शन जरूर है जो कि अलग अलग लोगों को एक ही तरह के ब्रूटल क्राइम करने पर मजबूर कर रहा है। इसके बाद फिल्म में हम समुंदर के किनारे का एक शांत सा सीन देखते हैं। वहाँ एक आदमी आराम से बैठकर एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी अचानक से एक स्ट्रेंजर, जिसका नाम फिल्म में ममिया होता है, वो उस बुक पढ़ रहे आदमी के पास जाता है और उससे बहुत सिंपल तरीके से उस जगह का नाम पूछता है। वो आदमी उसे जगह का नाम बता देता है और ममिया बिना और कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो फिर से उस आदमी के पास वापस जाता है और बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन दोबारा पूछता है। वो आदमी दोबारा ममिया को उस जगह का नाम बता देता है। जब बुक पढ़ रहा आदमी खुद वहां से जाने लगता है, तब ममिया तीसरी बार उसके सामने आ जाता है और फिर से वही सेम क्वेश्चन करता है कि उस जगह का नाम क्या है। अब उस आदमी को भी अजीब लगने लगता है। वो ममिया से उसका नाम पूछता है, लेकिन ममिया शांत आवाज में कहता है कि उसे अपना नाम याद नहीं है और ना ही उसे अपने बारे में कुछ याद है। उसकी हालत देखकर उस आदमी को उस पर तरस आ जाता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई अपनी मेमोरी भूल चुका इंसान है। इसलिए वो ममिया को अपने घर ले जाता है। घर पर उसकी वाइफ भी होती है और वो दोनों उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही ममिया का बिहेवियर और भी ज्यादा अनसेटलिंग हो जाता है। वो उस आदमी से उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी फैमिली और उसके रिलेशंस के बारे में अजीब तरीके से सवाल पूछने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसके दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा है।
फिर अचानक ममिया अपना लाइटर निकालता है और उसको जलाकर उस आदमी के सामने धीरे धीरे हिलाने लगता है। कुछ ही मिनट्स बाद उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। उसके चेहरे से सारे इमोशंस गायब हो जाते हैं। ऐसा फील होता है कि जैसे ममिया ने बिना हाथ लगाए उसको मैनिपुलेट कर दिया है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें तकाबे की पर्सनल लाइफ को दिखाया जाता है। उसकी वाइफ, जिसका नाम फूमी होता है, वो मेमोरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही होती है। वो रोज़ की छोटी छोटी बातें भूल जाती है, जैसे कि वो कभी कभी गैस को ऑन करके भूल जाती है, या फिर कभी कभी वो वॉशिंग मशीन को ऑन करके छोड़ देती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो अपने काम को बीच में ही अधूरा छोड़ देती है। तकाबे घर आकर बिना कंप्लेन किए ये सब हैंडल करता है। इससे पता चलता है कि मर्डर इन्वेस्टिगेशन के प्रेशर के साथ साथ उस पर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वो मेंटली और इमोशनली दोनों तरफ से थक चुका है। इस सब के बाद भी तकाबे फूमी को खुश रखने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि ये केस सॉल्व हो जाने के बाद वो दोनों किसी ट्रिप पर जाएंगे। इस छोटे से सीन से हमें पता चलता है कि इतने प्रेशर के बाद भी वो अपनी वाइफ को खुश रखना चाहता है। इसके बाद तकाबे डिनर करने बैठता है। डिनर करते वक्त उसकी नज़र न्यूज़पेपर पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे देखता है, उसका ध्यान तुरंत उसमें प्रिंट हुए लेटेस्ट केस की तरफ चला जाता है। वो बिना खाना खत्म किए ही घर से चला जाता है। अब सीन फिर से उस आदमी के घर की तरफ शिफ्ट होता है जो ममिया को अपने घर लाया था। वहाँ वो अपने घर की विंडो से जंप करता हुआ दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है। हमेशा की तरह उसकी वाइफ की बॉडी पर वही एक्स का निशान बना हुआ होता है। इसके बाद तकाबे और सकुमा उस आदमी से इंटेरोगेशन करते हुए दिखते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो भी पहले के मर्डरर्स की तरह अपना नाम और बाकी बेसिक डिटेल्स बिल्कुल ठीक याद रखता है। उसे ये भी याद होता है कि उसने मर्डर किया है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि उसने मर्डर क्यों किया है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। उसे अपना किया गया काम याद होता है, लेकिन उसके पीछे का मोटिव याद नहीं होता है। ये वही अजीब पैटर्न है जो तकाबे ने पहले के मर्डरर्स में भी देखा था। इसके बाद हमें तकाबे और सकुमा टेरेस पर बात करते हुए दिखते हैं। तकाबे सकुमा से पूछता है कि क्या किसी इंसान का चाइल्डहुड ट्रॉमा या पुराने बुरे एक्सपीरियंसेस उसे मर्डर करने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि उसने इस बारे में एक बुक में पढ़ा था। इसके रिप्लाई में सकुमा कहता है कि किसी क्रिमिनल को क्राइम करने के लिए असल में क्या चीज मोटिवेट करती है ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। कभी कभी शायद खुद क्रिमिनल भी नहीं जानता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। अगले सीन में हम ममिया को पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ देखते हैं। हमें पता चलता है जब वो रोड पर पुलिस वालों को मिला था तब उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर्स को लगा था कि शायद उसकी मेमोरी चली गई है और वो बस एक हेल्पलेस इंसान है। इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन में भी ममिया उन पुलिस ऑफिसर से बार बार वही सेम क्वेश्चन पूछता रहता है कि वो दोनों कौन हैं और वो जगह कौन सी है। एक ही बात बार बार पूछने की वजह से उसका बिहेवियर और भी अजीब लगता है। कुछ देर बाद ममिया सिगरेट पीने की परमिशन मांगता है। यंग ऑफिसर उसको सिगरेट पीने से मना करता है क्योंकि पुलिस स्टेशन में स्मोकिंग अलाउड नहीं थी, बट वो ओल्ड ऑफिसर उसको सिगरेट पीने की परमिशन दे देता है। इसके बाद ममिया यंग ऑफिसर से सिगरेट पीने को पूछता है, जिसके बाद वो यंग ऑफिसर सिगरेट पीने से मना कर देता है क्योंकि वो ड्यूटी पर था। अब ममिया उस ओल्ड ऑफिसर से सिगरेट पीने को पूछता है, जिस पर वो ओल्ड ऑफिसर सिगरेट पीने के लिए रेडी हो जाता है और उसके साथ सिगरेट पीने लगता है। इसके बाद अब वो यंग ऑफिसर अपना रूटीन राउंड लगाने के लिए वहाँ से चला जाता है। ममिया उस ओल्ड ऑफिसर से कहता है कि अब उसको नींद आ रही है। इसके बाद ममिया वो पास रखी टेबल पर अपना सर रखकर सो जाता है। जब वो ऐसे ही टेबल पर अपना सर रखकर बैठा होता है तब वो अपना लाइटर जलाता है और उसको टेबल पर रख देता है, जिसके बाद वो सामने बैठे ओल्ड ऑफिसर से जलती हुई फ्लेम को देखने को कहता है। ये सीन बहुत सबल होता है। ममिया धीरे धीरे ऑफिसर का पूरा ध्यान उस छोटी सी फ्लेम पर ले जाता है, जैसे वो बिना किसी जोर जबरदस्ती के उसके माइंड को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा हो। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अब हम ममिया को हॉस्पिटल में बैठा हुआ देखते हैं। पुलिस को लगता है कि शायद वो अपनी मेमोरीज खो चुका है और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फिर से तकाबे और सकुमा को कन्वर्सेशन करते हुए देखते हैं। तकाबे पूछता है कि क्या किसी इंसान को हिप्नोटाइज करके उससे मर्डर करवाया जा सकता है। सकुमा रिप्लाई देता है कि अगर किसी को हिप्नोटाइज कर भी दिया जाए तब भी उसके अंदर के बेसिक मोराल्स और सही गलत की समझ को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हिप्नोसिस के बाद भी कोई आम इंसान मर्डर जैसा काम नहीं करेगा। फिर तकाबे पूछता है कि क्या कोई एक्सपर्ट हिप्नोटिस्ट भी किसी से मर्डर नहीं करवा सकता है। इस पर सकुमा कहता है कि थियोरेटिकली ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि कोई एक्सपर्ट हिप्नोटिस्ट ऐसा क्यों करेगा। इसके जवाब में तकाबे सकुमा को उसी की कही हुई बात को याद दिलाता है।
वो कहता है कि उसने ही कहा था कि किसी क्रिमिनल को क्राइम करने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है ये शायद खुद क्रिमिनल भी नहीं जानता है, और ये सीन भी यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हमें वही पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहां हमने ममिया को देखा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत होता है। दोनों पुलिस ऑफिसर्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं और देखने से कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता है। लेकिन अचानक वो ओल्ड ऑफिसर अपनी गन निकालता है और यंग ऑफिसर को गोली मार देता है। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि वो ये सब बिना किसी गुस्से या हेजिटेशन के करता है। उसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, वो बिल्कुल शांत और नॉर्मल रहता है, जैसे उसने कोई नॉर्मल काम किया हो। अगले सीन में हम ममिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। एक डॉक्टर उसका चेकअप करती है। चेकअप के बाद वो ममिया से कहती है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद ममिया फिर से सिगरेट पीने की परमिशन मांगता है, लेकिन वो डॉक्टर उसे सिगरेट पीने से मना कर देती है। जिसके बाद ममिया पानी पीने के लिए जाता है। वो टैप से ग्लास में पानी भरता है। ममिया को ऐसा करता देख वो डॉक्टर भी उसे देख रही होती है। पानी भरते वक्त ममिया उस डॉक्टर से कहता है कि वो डॉक्टर को कुछ बताना चाहता है। उसके बाद वो कहता है कि जो भी फीलिंग्स उसके अंदर थी वो सारी फीलिंग्स अब बाहर आ चुकी है और वो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, इसीलिए वो डॉक्टर के अंदर भरी हुई फीलिंग्स को देख सकता है। ये कहकर वो पानी से भरे हुए ग्लास को गिरा देता है और पानी जमीन पर बहने लगता है। ममिया डॉक्टर से बहते हुए पानी को देखने को कहता है। धीरे धीरे डॉक्टर का पूरा ध्यान उस बहते हुए पानी पर चला जाता है और वो एकदम काम सी लगने लगती है। ममिया उसको उसकी जिंदगी की उन बातों को याद दिलाना शुरू करता है जो कि शायद वो सालों से दबाकर बैठी थी। वो कहता है कि सोसाइटी ने हमेशा उसको आदमियों से नीचे समझा है, यानी कि उसके साथ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया है। सोसाइटी ने उसको कभी भी पूरी तरह से एक आदमी के इक्वल नहीं माना है और उसकी वैल्यूज को भी हमेशा कम समझा है। ममिया डॉक्टर के अंदर दबा हुआ वही गुस्सा और दर्द बाहर लाने की कोशिश करता है। वो उसके इमोशंस को सरफेस पर लेकर आता है ताकि वो डॉक्टर उन फीलिंग्स का सामना कर सके जिन्हें शायद उसने बहुत टाइम से दबा रखा था। अब हम ममिया को हॉस्पिटल से जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद सीन लेडी डॉक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। हैरानी की बात तो ये है कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही होती है, जैसे उन दोनों के बीच अभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर के रूम की दीवार पर वही एक्स का निशान बना हुआ होता है, जो कि अब तक हर विक्टिम की बॉडी पर दिखाया गया था। डॉक्टर बिना कुछ कहे उस निशान को साफ करना शुरू कर देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। ये सीन इस बात का हिंट देता है कि ममिया ने उस डॉक्टर के माइंड के साथ कुछ तो किया है। इसके बाद सीन उस पुलिस स्टेशन की तरफ शिफ्ट होता है जहां पहले ओल्ड ऑफिसर ने यंग ऑफिसर को गोली मारी थी। अब वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और ऑफिसर्स पूरे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए होते हैं। इसके बाद हम उस ओल्ड ऑफिसर को इंटरोगेशन रूम में देखते हैं। तकाबे और सकुमा उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि उस ओल्ड ऑफिसर का नाम ओइडा है। तकाबे उससे पूछता है कि जब यंग ऑफिसर गोली लगने से ही मर चुका था तो उसकी बॉडी पर उसको नाइफ से एक्स का निशान बनाने की क्या जरूरत थी। बाकी किलर्स की तरह ओइडा को भी अपनी बेसिक डिटेल्स याद होती हैं। उसे ये भी याद होता है कि उसने यंग ऑफिसर को गोली मारी थी। लेकिन जब तकाबे उससे उसको मारने का मोटिव पूछता है तो ओइडा कहता है कि उसके पास उस ऑफिसर को मारने की कोई खास वजह नहीं थी। इसके बाद सकुमा उससे पूछता है कि क्या मर्डर से पहले उसने कोई फ्लैशी या चमकती हुई चीज देखी थी। ये पूछते ही सकुमा उसके सामने एक फ्लैश लाइट ऑन कर देता है। जैसे ही ओइडा उस फ्लैश लाइट को देखता है वो परेशान होने लगता है और बार बार लाइट बंद करने के लिए कहता है। जब सकुमा लाइट बंद नहीं करता है तो ओइडा परेशान होकर रूम के एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ जाता है। फिर तकाबे सकुमा के हाथ से वो फ्लैश लाइट लेकर ओइडा के सामने ले आता है और उससे पूछता है कि क्या मर्डर से पहले उसकी किसी से बात हुई थी। फ्लैश लाइट से परेशान ओइडा आखिरकार हाँ में जवाब दे देता है। ओइडा की हालत देखकर सकुमा तकाबे को रोक देता है। थोड़ी देर बाद ओइडा पानी पीने की परमिशन मांगता है, लेकिन अचानक वो वाटर स्टेरर को उठाता है और पास खड़े ऑफिसर की चेस्ट पर एक्स का निशान बनाने लगता है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे वो अपने होश में नहीं है, बल्कि किसी हिप्नोसिस जैसी चीज के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा हो। जब सकुमा ओइडा से पूछता है कि अभी उसने एक्स का निशान क्यों बनाया तो ओइडा कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। यह सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू देता है। अब तकाबे और सकुमा को लगने लगता है कि ये मर्डर्स सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, कोई ऐसा इंसान है जो लोगों पर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस डाल रहा है और शायद उनसे ये मर्डर्स करवा रहा है।
अब सीन फिर से उस लेडी डॉक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के रेस्ट रूम में एक आदमी का मर्डर कर देती है। मर्डर के बाद बाकी किलर्स की तरह वो भी उसकी बॉडी पर एक्स का निशान बना देती है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद पुलिस को एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि डॉक्टर और मिस्टर ओइडा के मर्डर करने से पहले वो दोनों ममिया के कांटेक्ट में आए थे। थोड़ी देर बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ममिया उसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में छुपा हुआ है। तकाबे और पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और ममिया को अरेस्ट कर लेती है। अब ममिया इंटेरोगेशन रूम में बैठा होता है। तकाबे उसे अलग अलग किलर्स की फोटोज दिखाकर पूछता है कि क्या वो कभी उन लोगों से मिला है, लेकिन ममिया हर बार वही जवाब देता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बार बार तकाबे से पूछता रहता है कि वो कौन है। तकाबे हर बार कहता है कि वो एक डिटेक्टिव है, लेकिन ममिया कुछ देर बाद फिर से वही सवाल पूछता है कि वो कौन है। इसके बाद ममिया पूछता है कि वो उससे ये सब सवाल क्यों पूछ रहा है। तकाबे जवाब देता है कि ये उसकी जॉब का पार्ट है। ममिया तुरंत पूछता है कि जॉब क्या होती है। वो हर जवाब में से एक नया सवाल पूछने लगता है। इसके बाद ममिया कहता है कि वो तकाबे के बारे में और भी चीजें जानना चाहता है। तकाबे समझ जाता है कि ये ममिया का वही तरीका है जिससे वो लोगों के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, इसीलिए तकाबे उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन ममिया पूरे वक्त बिल्कुल शांत रहता है। फिर ममिया तकाबे से सिगरेट पीने की परमिशन मांगता है। इस बार तकाबे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस पर अटैक करने के लिए जाता है। तभी सकुमा बीच में आकर उसे रोक लेता है। सकुमा किसी तरह तकाबे को शांत करके चेयर पर बिठा देता है, लेकिन ममिया एक बार फिर कहता है कि वो तकाबे के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। ये सुनते ही तकाबे दोबारा गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ उसको मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। इस बार सकुमा उसे इंटरोगेशन रूम से बाहर ले जाता है। बाहर आकर सकुमा तकाबे से कहता है कि उसे लगता है कि ममिया साइकोसिस से सफर कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर उस कंडीशन के बहुत से सिम्टम्स दिख रहे हैं। वो ये भी कहता है कि अगर तकाबे उससे इसी तरह सवाल करता रहा तो उसे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी, इसीलिए पहले ममिया का प्रॉपर साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। तकाबे भी इस बात को समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब तकाबे अपने घर पहुँचता है और अपनी वाइफ फूमी को ढूंढने लगता है। जब उसे फूमी घर के अंदर नहीं मिलती है तो बिना देर किए उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद फूमी उसे रोड क्रॉस करने वाले ब्रिज पर मिलती है। तकाबे को देखते ही फूमी बताती है कि वो शॉपिंग करने गई थी, लेकिन वापस आते वक्त वो घर का रास्ता भूल गई थी। ये सुनते ही तकाबे प्यार से कहता है कि अब से शॉपिंग वो खुद कर लिया करेगा ताकि फूमी को कहीं जाना ना पड़े। फिर वो उसे हक करता है। इस छोटे से सीन से हमें क्लियरली समझ आता है कि फूमी की तबीयत ठीक होने की बजाय धीरे धीरे और खराब होती जा रही है। इसी इमोशनल मूवमेंट के साथ ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। अब सीन फिर से पुलिस स्टेशन से स्टार्ट होता है। तकाबे एक पुलिस ऑफिसर को ममिया की बिलोंगिंग्स को चेक करने का ऑर्डर देता है। इन्वेस्टिगेशन टीम जब उसके कपड़ों को सर्च करती है तो उन्हें उसके बैक पर एक बहुत बड़ा बर्न यानी जलने का मार्क मिलता है। फॉरेंसिक डॉक्टर तकाबे को बताता है कि ये बर्न मार्क ज्यादा पुराना नहीं है। उसके हिसाब से ये निशान किसी बड़ी गर्म और राउंड चीज से बना है। इस क्लू के बाद तकाबे उस सिटी के जंकयार्ड एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने चला जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ममिया वहीं पार्ट टाइम जॉब करता था और ये ही वो जगह थी जहाँ पर वो जला था। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद तकाबे को ममिया का एड्रेस भी मिल जाता है जहाँ वो रेंट पर रहता था। हाउस ओनर बताता है कि उसने ममिया को पिछले 5 महीनों से नहीं देखा है और ममिया 1 साल का रेंट पहले ही एडवांस में दे चुका था। इसके बाद हाउस ओनर तकाबे को रूम की कीज दे देता है और उसको रूम सर्च करने की परमिशन भी दे देता है। तकाबे जब ममिया के रूम की इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि ममिया अलग अलग साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ता था। वो बुक्स देख ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर टेबल पर रखी एक नोटबुक पर पड़ती है। उस नोटबुक पर कुन्ही को ममिया लिखा होता है। इस नोट से तकाबे को ममिया का पूरा नाम पता चल जाता है और ये भी पता चलता है कि 3 साल पहले ममिया एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका है। नोट पढ़ने के बाद तकाबे को ये भी पता चलता है कि ममिया आखिरी दिनों में मेस्मर और एनिमल मैग्नेटिज्म जैसे टॉपिक्स की स्टडी कर रहा था। इसके बाद तकाबे ममिया के बाथरूम में जाता है। बाथरूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वहाँ उसे शावर से बंधा हुआ एक डेड मंकी मिलता है और उस मंकी की बॉडी पर भी वही सेम एक्स का मार्क बना होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम तकाबे को अपनी कार में बैठा देखते हैं।
ममिया के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे मिली थी वो फोन पर इन्वेस्टिगेशन टीम को वो सारी इंफॉर्मेशन बता देता है। फोन रखने के बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, अचानक उसे अपनी वाइफ फूमी की टेंशन होने लगती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर पहुँचते ही तकाबे देखता है कि फूमी मर चुकी है और फैन से लटकी हुई है। ये देखकर वो बुरी तरह टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन तभी फूमी उससे पूछती है कि वो क्यों रो रहा है। तकाबे सामने देखता है और उसे फूमी जो बिल्कुल ठीक थी उसके सामने खड़ी दिखती है। यानी फूमी की फिक्र और उसकी मेंटल कंडीशन को लेकर तकाबे इतना परेशान हो चुका था कि उसे फूमी की डेथ के हैलुसिनेशंस तक होने लगे थे। अब हमें तकाबे और सकुमा को बात करते हुए दिखाया जाता है। तकाबे उससे ममिया की लोकेशन पूछता है और वो ये भी पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसे इंटरोगेशन रूम से शिफ्ट क्यों किया है। इसके जवाब में सकुमा बताता है कि ममिया को इंटरोगेशन रूम से हॉस्पिटल के एक सिक्योर लॉकअप में शिफ्ट कर दिया गया है। ये डिसीजन उसने खुद लिया था क्योंकि उसे लगता है कि ममिया के पास किसी का भी जाना सेफ नहीं है। तकाबे सकुमा से कहता है कि उसे ममिया से मेस्मर के बारे में बात करनी है। अगले सीन में तकाबे हॉस्पिटल के इस लॉकअप में ममिया से मिलने पहुंचता है। अंदर जाकर वो ममिया से मेस्मर के बारे में पूछता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अब उसे उसके बारे में सब पता चल चुका है और वो उसके क्राइम्स के लिए उसे सजा दिलवा कर रहेगा। लेकिन ममिया ये सब सुनने के बाद भी बिल्कुल शांत रहता है। वो अचानक तकाबे से पूछता है कि क्या उसे अपनी वाइफ की डेथ के हेलुसिनेशंस हुए हैं। ये बात सुनकर तकाबे एकदम शॉक हो जाता है। ममिया बताता है कि उसे फूमी के बारे में सब पता है। वो ये भी जानता है कि उसकी डिजीज की वजह से तकाबे कितना परेशान रहता है। तकाबे तुरंत पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। इस पर ममिया बताता है कि बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर ने ही उसे ये सब बताया था। ये सुनकर तकाबे अपनी फीलिंग्स ममिया के सामने रख देता है। वो कहता है कि उसकी लाइफ पूरी तरह बिखर चुकी है। साथ ही वो सोसाइटी की डार्क रियलिटी के बारे में भी बात करता है। उसके हिसाब से ममिया जैसे क्रिमिनल्स आराम से जीते रहते हैं, जबकि उसके जैसे हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट लोग जो कि सिर्फ सोसाइटी का अच्छा चाहते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा दर्द और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके बाद तकाबे कहता है कि उसने अपनी साइड की स्टोरी बता दी है और अब वो ममिया की स्टोरी जानना चाहता है। ये कहकर वो एक लाइटर जलाता है और उसे टेबल पर रख देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। लॉकअप की सीलिंग से पानी टपकने लगता है और उसकी बूंदें लाइटर की फ्लेम्स पर गिरती हैं। कुछ ही देर में लाइटर की फ्लेम बुझ जाती है और पानी जमीन पर बहने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फीमेल डॉक्टर वाले केस में देखा था। इसके बाद ममिया तकाबे से कहता है कि वो उस बहते हुए पानी को ध्यान से देखे। इसी सस्पेंस के साथ ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में एक पुलिस ऑफिसर लॉकअप का दरवाजा खोलता है। तकाबे बिल्कुल शांत होकर बाहर निकलता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी पास खड़ा ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर तकाबे उससे पूछता है कि क्या उसने ही ममिया को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बताया था। जिसके रिप्लाई में वो ऑफिसर कहता है कि ममिया बार बार उसी की पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस पूछ रहा था। ये सुनते ही तकाबे अचानक अपना कंट्रोल खो देता है और उस ऑफिसर को पीटने लगता है। वो गुस्से में इस बात पर रिएक्ट करता है कि उस ऑफिसर ने ममिया के सामने, जो कि क्रिमिनल था, उसकी पर्सनल लाइफ रिवील कर दी थी। उसके बाद तकाबे बिना कुछ और कहे वहाँ से चला जाता है। अब हम फिर से सकुमा और तकाबे को बात करता हुआ देखते हैं। सकुमा तकाबे को बताता है कि मेस्मर एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर था जिसने सबसे पहले हिप्नोसिस को स्टडी किया था, लेकिन उस वक्त उसकी रिसर्च को मेडिकल फील्ड में कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था। लोगों ने हिप्नोसिस को साइंस की जगह विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक जैसी चीज समझकर रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनने के बाद तकाबे कहता है कि ममिया भी शायद इसी टेक्निक का यूज कर रहा है, लेकिन सकुमा इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं करता है। वो कहता है कि अगर ममिया सच में हिप्नोसिस का यूज कर रहा होता तो उसकी पर्सनालिटी एक मेगलोमेनियक इंसान जैसी होती, यानी कि ऐसा आदमी जो सिर्फ पावर और कंट्रोल का भूखा होता है। लेकिन ममिया की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। उसमें मेमोरी लॉस और साइकोसिस जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। इसी वजह से सकुमा कहता है कि ममिया को समझना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी काफी कॉम्प्लेक्स है। आखिर में सकुमा एक बार फिर तकाबे को वार्निंग देता है कि वो ममिया से दूर रहे। उसके हिसाब से ममिया के पास जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये बात सुनकर तकाबे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब तकाबे ममिया को सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम के सामने प्रेजेंट करता है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि क्या वो मेंटली इतना स्टेबल है कि उसके अगेंस्ट लगे सीरियल मर्डर्स के चार्जेस और लीगल एक्शन लिया जा सके।
तकाबे ममिया से पूछता है कि क्या वो अपने बारे में कुछ बता सकता है, लेकिन ममिया सबके सामने फिर से वही जवाब देता है। वो कहता है कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है और उसे ये तक नहीं पता है कि वो कौन है। तभी वहाँ बैठा हुआ एक सीनियर ऑफिसर उससे कहता है कि क्या उसे पता है कि उसके अगेंस्ट जो मर्डर्स के चार्जेस लगे हैं उनकी वजह से उसे डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। लेकिन ममिया बिल्कुल काम रहता है। वो ऑफिसर की बात का जवाब देने की बजाय उससे ही पूछता है कि वो कौन है। ऑफिसर अपना नाम फूजीवारा बताता है और ममिया को कहता है कि वो बेकार के सवाल पूछना बंद करे। लेकिन ममिया एक बहुत ही अजीब जवाब देता है। वो कहता है कि वो बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछता रहेगा कि फूजीवारा तुम कौन हो। ये बात सुनकर फूजीवारा भी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद फूजीवारा वहाँ मौजूद बाकी सीनियर ऑफिसर्स के साथ ममिया के बारे में डिस्कशन करने लगता है। जब वो सारे ऑफिसर्स आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं तब हम ममिया को तकाबे से बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है कि वहाँ बैठे सारे ऑफिसर्स पागल हैं। फिर वो तकाबे से कहता है कि सिर्फ वही उसकी बातों को सच में समझ सकता है। ममिया ये भी कहता है कि तकाबे बाकी सब लोगों से अलग है, लेकिन तकाबे उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। वो सिर्फ चुपचाप बैठा रहता है। अब तकाबे वापस अपने घर आता है। डिनर करने के लिए वो टेबल पर रखी प्लेट की लिड उठाता है ताकि वो देख सके कि आज फूमी ने खाने में क्या बनाया है। लेकिन जैसे ही वो लिड खोलता है उसके सामने प्लेट में एक रॉ मीट का पीस पड़ा होता है। ये देखकर साफ पता चलता है कि फूमी खाना बनाना ही भूल गई थी। इससे ये भी चीज समझ आती है कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। ये देखकर तकाबे बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में उस रॉ मीट को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद वो फूमी के रूम में जाता है जहाँ पर फूमी आराम से सो रही होती है। तब हम देखते हैं कि तकाबे पास रखे हुए एक नाइफ को उठा लेता है और इसी सस्पेंस के साथ ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम तकाबे और फूमी को एक बस में बैठा हुआ देखते हैं। फूमी तकाबे से पूछती है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। तकाबे जवाब देता है कि वो दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद तकाबे फूमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। वहाँ वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि जब तक ममिया का केस खत्म नहीं हो जाता तब तक वो फूमी का अच्छे से ध्यान रखे। इसके बाद तकाबे वहाँ से जाने लगता है। तभी डॉक्टर उसे आवाज देकर रोकता है और उससे कहता है कि उसे केस की वजह से इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर ये भी कहता है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे फूमी से भी ज्यादा बीमार तो वो खुद है। तकाबे के चेहरे को देखकर हमें भी एहसास होता है कि लगातार स्ट्रेस और प्रेशर ने उसकी मेंटल कंडीशन पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल दिया है। अब हम फिर से तकाबे को सकुमा के साथ देखते हैं। सकुमा उसे एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। उस वीडियो में एक लेडी और एक आदमी दिखाई देते हैं। आदमी का फेस छुपाया गया होता है, इसीलिए सिर्फ लेडी का फेस ही नजर आता है। फिर वो आदमी उस लेडी के सामने हवा में अपने हाथ से एक्स का साइन बनाता है और उस लेडी को हिप्नोसिस में डाल देता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। सकुमा बताता है कि ये 19th सेंचुरी की जापान की हिप्नोसिस से जुड़ी सबसे पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो ये भी बताता है कि वीडियो में दिखाया गया आदमी जापान का पहला हिप्नोटिस्ट था, लेकिन उसकी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है, क्योंकि उस टाइम जापान में ऐसी प्रैक्टिसेस को सोल कॉन्जरिंग कहा जाता था और गवर्नमेंट ने इन्हें बैन कर दिया था। सकुमा वीडियो में दिखने वाली लेडी का नाम सुजू मुरुकावा बताता है। वो ये भी बताता है कि इस लेडी ने भी अपने ही बेटे को नाइफ से मार दिया था और उसकी चेस्ट पर भी बिल्कुल वही एक्स का मार्क बनाया था। ये सब सुनकर तकाबे कहता है कि ममिया भी शायद इसी हिप्नोसिस टेक्निक का यूज कर रहा है और हो सकता है कि उसने भी ये पुरानी रिकॉर्डिंग देखी हो। लेकिन सकुमा कहता है कि अगर मान भी लिया जाए कि ममिया ये टेक्निक यूज कर रहा है, तब भी एक सबसे बड़ा सवाल वही रहता है कि उसने ये सारे मर्डर्स क्यों करवाए हैं। इसी बात के साथ ये सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम सकुमा को ममिया के घर इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। वहाँ उसे मेजमर की एक बुक मिलती है। बुक पढ़ने के बाद सकुमा को पता चलता है कि उस पुरानी वीडियो में हिप्नोसिस करने वाले आदमी का नाम तोजीरो हाकुराकू था। ये क्लू मिलते ही सकुमा एक पुराने मेंटल हॉस्पिटल पहुँचता है जो कि अब पूरी तरह अबैंडन्ड हो चुका था। वहाँ बिल्डिंग की एक विंडो पर उसे तोजीरो हाकुराकू का एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है। यहीं से हमें पता चलता है कि वो पुरानी हिप्नोसिस वाली रिकॉर्डिंग इसी मेंटल हॉस्पिटल में शूट की गई थी। इसके बाद सकुमा ममिया से मिलने जाता है। वहाँ उसे अंधेरे में कोई शख्स अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है और उसे लगता है कि वो तकाबे है। अब यहाँ सच में तकाबे था या फिर ये सिर्फ सकुमा का इल्यूजन था, इसका जवाब हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। अगले सीन में हम तकाबे और सकुमा को फिर से बात करता हुआ देखते हैं। सकुमा कहता है कि शायद ममिया किसी ऐसे ग्रुप या मिशनरी का हिस्सा है जिसका मकसद इस हिप्नोसिस की टेक्निक को आगे बढ़ाना है।
इतने में सकुमा अपने रूम की लाइट ऑन करता है। तब हम देखते हैं कि उसकी वॉल पर भी वही एक्स का निशान बना हुआ है। तकाबे उससे पूछता है कि ये मार्क किसने बनाया है। ये देखकर सकुमा घबरा जाता है और जल्दी जल्दी उस निशान को मिटाने लगता है। वो परेशान होकर कहता है कि उसे बिल्कुल याद नहीं है कि उसने ये मार्क कब बनाया था। इसी मोमेंट से हमें समझ आ जाता है कि सकुमा भी ममिया की हिप्नोसिस का शिकार बन चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हम उस हॉस्पिटल को देखते हैं जहां ममिया को लॉकअप में रखा गया था। यहाँ हम देखते हैं कि तकाबे खुद ममिया को लॉकअप से बाहर निकाल देता है और वहाँ से उसकी भागने में हेल्प करता है। अगले सीन में पूरी सिटी की इन्वेस्टिगेशन टीम ममिया को ढूंढ रही होती है। तकाबे भी उनके साथ रहता है और अनजान बनकर सर्च ऑपरेशन में उनकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम तकाबे को एक बस में कहीं जाते हुए देखते हैं। अब सीन उस पुराने अबैंडन्ड मेंटल हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है जहां कभी तोजीरो हाकुराकू ने हिप्नोसिस की रिकॉर्डिंग की थी। तकाबे वहां जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद ममिया भी वहां आ जाता है। ममिया तकाबे से पूछता है कि उसने उसकी भागने में हेल्प क्यों की, लेकिन जवाब देने से पहले ही ममिया खुद कहता है कि शायद तकाबे ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो उसकी मिस्टीरियस आइडेंटिटी का राज जान सके, या फिर शायद वो खुद को समझना चाहता है। ममिया अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है कि तकाबे अचानक अपनी गन निकालता है और उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद ममिया जमीन पर गिर जाता है। अब तकाबे उससे कहता है कि शायद अब उसको खुद के बारे में सारी चीज याद आ गई होंगी, और ये सुनकर ममिया हाँ में अपने सर को हिला देता है। इसके बाद वो एक बार फिर हवा में अपने हाथ से वही एक्स का साइन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तकाबे बिना देर किए उस पर दोबारा गोली चला देता है और ममिया वहीं मर जाता है। इसके बाद हम तकाबे को तोजीरो हाकुराकू की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनते हुए देखते हैं। रिकॉर्डिंग में तोजीरो बार बार हील कहकर किसी को ठीक करने की बात कर रहा होता है। अगले सीन में हम उस हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ तकाबे ने फूमी को एडमिट करवाया था, लेकिन वहाँ फूमी व्हील चेयर पर मरी हुई मिलती है और उसकी गर्दन पर भी वही एक्स का निशान बना हुआ होता है। अब सीन एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहां तकाबे बिल्कुल शांत होकर अकेले खाना खा रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद एक वेट्रेस उसके लिए कॉफी लेकर आती है। तकाबे आराम से एक सिगरेट जलाता है और उसे पीने लगता है। अब कैमरा का एंगल वेट्रेस की तरफ जाता है। हम देखते हैं कि एक लेडी उससे कुछ कहती है। उसके बाद वेट्रेस धीरे से रेस्टोरेंट के दूसरे कोने में जाती है और वहां रखे हुए एक नाइफ को उठा लेती है और उसके बाद वो उसी लेडी की तरफ जाने लगती है। और इसी डिस्टर्बिंग और मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको क्योर मूवी की एंडिंग समझ नहीं आई है तो मैं कोशिश करूंगा कि मूवी की एंडिंग और मूवी की थियरीज को मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा सकूं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि ममिया के पास कोई सुपरनैचुरल पावर या मैजिकल पावर्स नहीं थी। वो हिप्नोसिस और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का यूज करता था। वो लोगों के दिमाग को कंफ्यूज करता था और उनसे बार बार एक ही सवाल पूछता था कि वो कौन है। ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी आइडेंटिटी को हिला देता था। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ममिया किसी नॉर्मल इंसान को अचानक किलर नहीं बनाता था। जितने भी लोगों ने मर्डर्स किए उनके अंदर पहले से ही गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या दर्द छुपा हुआ था। ममिया बस उन फीलिंग्स को बाहर निकाल देता था। इसी वजह से मर्डर करने के बाद मर्डरर्स को याद भी नहीं रहता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो अब चलते हैं मूवी की थ्योरीज की तरफ। थ्योरी नंबर 1, मिस्ट्री ऑफ साइन एक्स। अब बात करते हैं मूवी में बार बार दिखने वाले एक्स मार्क की। मूवी कभी ऑफिशियली नहीं बताती है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लेकिन सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि एक्स का सिंबल शायद ये चीज को बताता है कि उस इंसान जिसने मर्डर्स किए हैं उनकी पुरानी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है और उसका असली अंधेरा बाहर आ चुका है। इसी वजह से हर मर्डर के बाद विक्टिम की बॉडी पर ये निशान बनाया जाता था। थ्योरी नंबर 2, हु वॉज तोजीरो हाकुराकू। अब सवाल आता है कि तोजीरो हाकुराकू कौन था। तोजीरो 19th सेंचुरी का एक हिप्नोटिस्ट था। ममिया ने उसकी बुक्स और रिकॉर्डिंग्स को स्टडी करके हिप्नोसिस की टेक्निक को सीखा था। इसीलिए मूवी में अबैंडन्ड मेंटल हॉस्पिटल और पुरानी रिकॉर्डिंग को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। थ्योरी नंबर 3, व्हाई डिड तकाबे हेल्प ममिया। तकाबे ने ममिया को जेल से भागने में हेल्प क्यों की। तो इस टाइम तक तकाबे खुद भी ममिया के साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में आ चुका था। एक तरफ वो ममिया को रोकना चाहता था और दूसरी तरफ उसका दिमाग धीरे धीरे ममिया की बातों से बदल रहा था। इसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसने ममिया को भागने दिया था। थ्योरी नंबर 4, व्हाई डिड तकाबे किल ममिया। तकाबे ने ममिया को गोली मारकर क्यों मार दिया था। तो कुछ फैंस ये कहते हैं कि तकाबे ने उसको इसलिए मारा था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ममिया को जिंदा छोड़ना बहुत डेंजरस है, लेकिन ममिया को मारने के
के बाद भी उसका इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ। मेरी थ्योरी ये है कि अगर हम साइकोसिस की टेक्निक को समझें तो ये टेक्निक डिप्रेशन और ट्रॉमा को सरफेस पर लेके आती है, और जिन भी लोगों पर ये टेक्निक यूज करी गई थी वो लोग बस उन्हीं लोगों को मारते हैं जिनकी वजह से वो डिप्रेस्ड हुए थे, और तकाबे फूमी और ममिया की वजह से ही डिप्रेस्ड हुआ था। और अगर आपको याद हो तो ये चीज उसने लॉकअप रूम में ममिया को भी बताई थी। थ्योरी नंबर 5, हु किल्ड फूमी। अब बात करते हैं फूमी की डेथ की। मूवी कभी डायरेक्टली नहीं दिखाती है कि फूमी को किसने मारा, लेकिन उसकी नेक पर बना हुआ एक्स का मार्क ये हिंट देता है कि उसकी डेथ भी ममिया के इन्फ्लुएंस से ही हुई थी। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि तकाबे ने ही हिप्नोसिस के इफेक्ट में फूमी को मार दिया था, लेकिन डायरेक्टर ने इस बात को इंटेंशनली कंफर्म नहीं किया है। मुझे ये थ्योरी बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि ममिया से ओल्ड अबैंडन्ड बिल्डिंग में मिलने से पहले तकाबे उसी बस में बैठा हुआ दिखाया जाता है जिस बस में वो फूमी को हॉस्पिटल छोड़ने गया था। तो इसका मतलब हो सकता है कि पहले उसने हॉस्पिटल जाकर फूमी को मारा होगा और फिर वो ममिया से मिलने गया होगा। थ्योरी नंबर 6, डिड सकुमा सॉ तकाबे इन दी हॉस्पिटल लॉकअप। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो कि जब सकुमा मरने से पहले ममिया से मिलने लॉकअप में जाता है तो उसे वहां तकाबे दिखाई देता है। मेरी थ्योरी ये है कि वो सकुमा का इल्यूजन नहीं था और तकाबे सही में उस लॉकअप रूम के अंदर था। शायद वो ममिया से मिलने गया होगा, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि तकाबे भी ममिया की तरह बन चुका था, तो हो सकता है कि सकुमा को तकाबे ने ही हिप्नोसिस में डाला हो, ना कि ममिया ने। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के एंडिंग सीन की। रेस्टोरेंट में तकाबे बिल्कुल शांत बैठा हुआ होता है। पहले जो आदमी स्ट्रेस और टेंशन में टूट चुका था वही अब एकदम बिल्कुल काम दिखाई देता है। फिर एक वेट्रेस कॉफी लेकर वहां आती है। कुछ ही देर बाद वो एक नाइफ उठाकर किसी और की तरफ चलने लगती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस एंडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब ये है कि ममिया मर चुका है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस अभी तक जिंदा है। अब तकाबे ही उसकी जगह ले चुका है, यानी हिप्नोसिस का ये साइकिल अब भी चल रहा है और तकाबे नया ममिया बन चुका है। और शायद इसी वजह से मूवी का नाम क्योर रखा गया है। ममिया के हिसाब से वो लोगों को बुरा नहीं बनाता था, वो सिर्फ उनके अंदर छुपे हुए असली इमोशंस को बाहर लाता था। उसके लिए ये एक तरह का क्योर ही था, लेकिन असल में वही क्योर सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाता है। इस साइकोलॉजिकल और डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट की वजह से क्योर को आज भी दुनिया की ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज में से एक माना जाता है। आई होप आपको भी ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।